ठीक है। सो जीन्स क्या है? जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर मैं हेरिडिटी की बात करूं तो तुमसे अगर मैं पूछूं क्रोमेटिन क्या होता है, क्रोमेटिन आप कहोगे जेनेटिक मटेरियल है। मैं पूछूं क्रोमोसोम क्या होते हैं, चल क्या रहा है, क्या चल रहा है, हो गया ये ऑफ एंड ऑन हो गया बच्चों। क्या उनसा क्या प्रॉब्लम है? तुम इधर आ जाओ, तो तुम उधर चले जाओ। चलो ठीक है, थैंक यू। 10 मिनट इसी में खराब कर देने। लिंक टूटता है मेरे को, फिर गुस्सा आने लगता है। क्या बोल रही थी मैं कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसमें क्या क्या है। अगर मैं बोलूं कि क्रोमोसोम वो भी जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमेटिन वो भी जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूं डीएनए तो आप कहोगे वो भी जेनेटिक मटेरियल है। अभी एक और बोल रही हूँ मैं, जीन वो भी जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इस पूरे जेनेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है? लेवल का डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है? लेवल का डिफरेंस है। जीन क्या है बेटा? जीन सबसे छोटे पार्टिकल्स है, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता था? यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल, लाइफ की सबसे छोटी चीज क्या है? सेल, है ना। सो अगर मैं हेरिडिटी मतलब पूरे जेनेटिक्स की बात करूँ तो जेनेटिक्स का यूनिट क्या है बेटा? जीन। सो व्हाट इज जीन? जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है फिर? जीन्स क्या होते हैं? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग्स मतलब संतान, ठीक है। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में क्या होते हैं? पास ऑन होते रहते हैं, है ना। अब इसी तरह से जीन्स क्या कैरी कर रहे हैं? कैरेक्टर्स कैरी कर रहे हैं। सपोज कर लो, मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मेरी फैमिली में ब्राउन हेयर्स हैं, ठीक। अब वो ब्राउन हेयर मेरी फैमिली में फिर आगे भी जा रहा है, ठीक। तो जो ब्राउन हेयर वाली जीन होगी वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? ब्राउन हेयर के लिए। अब मेरी फैमिली में सिर्फ ब्राउन हेयर का ही तो कैरेक्टर नहीं है ना, हज़ारों कैरेक्टर हैं। तो हज़ारों कैरेक्टर हैं तो हज़ारों जीन्स हैं। मेरी बात समझ आ रही है? ये मैं हालांकि मैं बार बार कह रही हूँ ये सारी चीज़ें ऑलवेज करेक्ट नहीं है, ठीक है, हमेशा नहीं सही होती हैं, पर हाँ बहुत सारे केसेस में आप ऐसा मान सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं हम लोग? यूनिट है, एक जीन एक कैरेक्टर। ऐसी भी हाइपोथेसिस आई है, 1 जीन 1 कैरेक्टर। तो एक कैरेक्टर के लिए क्या होती है? एक जीन रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हेरिडिटी की बात करूँ, हेरिडिटी क्या है? वो जीन क्या लेके जा रहे हैं? कैरेक्टर्स लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मेरी फैमिली में मान लो ब्राउन हेयर्स हैं, तो मेरे आगे आने वाली जनरेशन में भी क्या है? ब्राउन हेयर्स हो रहे हैं, और हो सकता है मेरे दादा दादी के भी में किसी में भी ब्राउन हेयर हो। तो एक कैरेक्टर जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, इनहेरिट हो रहा है। पास ऑन होने को हम क्या वर्ड यूज करते हैं? इनहेरिट हो रहा है। इनहेरिट हो रहा है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी। कैसे इनहेरिटेंस हो रही है, ठीक है, दैट इज हेरिडिटी। सो इनहेरिटेंस में, हेरिडिटी में हम क्या बात करते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। ट्रेट वर्ड हम यूज करेंगे जेनेटिक्स में बेटा। ट्रेट का मतलब होगा कैरेक्टर। ट्रेट का मतलब क्या होगा? कैरेक्टर। सो हेरिडिटी क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, ठीक है। ये हो गया, जीन समझ में आ गया। उसके बाद हेरिडिटी समझ में आ गया। अगला तीसरा वर्ड हमारा आता है वेरिएशन। अब एक बात बताओ कि हमने कहा कि कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, पर ऐसा तो नहीं इंसान का बच्चा इंसान होता है। हाँ बात सही है, 2 हाथ है, 2 पैर है, कान है, ऐसे, ठीक है। इंसान का बच्चा इंसान है, पर आइडेंटिकल तो नहीं है ना। ये मेरी जैसी तो नहीं है ना, नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है। तो क्या आते हैं? चेंजेस आते हैं, ठीक है। मीठी अलग दिखती है, शिवी अलग दिखती है, मैं अलग दिखती हूँ, तो मेरी मम्मी अलग दिखती है। बात समझ आ रही है? तो चेंजेस आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इंसान का बच्चा इंसान तो होगा, लेकिन वो एग्जैक्ट नहीं होगा। शेर का बच्चा शेर होगा, टाइगर का टाइगर होगा, कुत्ते का कुत्ता होगा, ये लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो देयर आर सम चेंज विच अकर इन द नेक्स्ट जनरेशन, और उन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? वेरिएशन, ठीक है। सो चेंजेस, वेरिएशन का मतलब क्या है? चेंजेस। इससे पहले मैं एक कोर चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से स्टार्ट करूँ, थोड़ी सी हम बेसिक समझेंगे, जिससे आपको एनसीईआरटी का पहला पेज पढ़ने में आसानी हो जाए। इतना सा एक पैराग्राफ लिखा है और क्वेश्चन वहाँ से 5 बन के आते हैं, इतना सा फर्स्ट पैराग्राफ,
ठीक है, और उसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा बेस समझो। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको? हेरिडिटी क्या है, जीन्स क्या है, वेरिएशन क्या है, क्रोमोसोम क्रोमेटिन जीन्स में क्या डिफरेंस है, लेवल का डिफरेंस है। जीन्स मिलेंगे तो डीएनए बनेगा, डीएनए मिलेगा तो क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम मिलेंगे तो क्या बनेगा, क्रोमेटिन बनेगा। ठीक है, सो लेवल का डिफरेंस है। ठीक है, बायो लेने वाला तो कोई नहीं है ना इसमें से? हो हाँ, तो तुम नोट करो फिर ये सारी चीजें। हो गया? तो जीन्स कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? डीएनए के ऊपर। जीन्स कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए के ऊपर। और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, चलो एक थोड़ी सी प्रोसेस देखते हैं वेरिएशन को समझने के लिए, ये समझने के लिए कि वेरिएशन क्यों आते हैं। ठीक, आपने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था, वहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बड़ा हाईलाइट किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कहा था हमने, एक वर्ड लगा दिया था लेकिन पहले, ऑलमोस्ट। मैं रिकॉल करा रही हूँ आपको वो पुरानी बातें। क्या कह रही हूँ मैं कि जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे तो हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो तरह के मोड पढ़े थे। ठीक है, सेक्सुअल में हमने कहा था कि 1 पेरेंट कॉपी सपोज कर लो 2 पेरेंट कॉपी में डिवाइड होती है, फिर 2 कॉपीज फिर अगले 4 में डिवाइड होते हैं और सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सपोज कर लो ये तुम्हारा पेरेंट है और ये इसके ऊपर सर्कल है और यहाँ पर सर्कल है। ठीक है, ऐसा ये पेरेंट है। तो हम कह रहे हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, ये ऐसा ही बनेगा, ऐसे थोड़ा बड़ा चेंज आ सकता है। चलो ये सर्कल है, ये है, और यहाँ पे कुछ और आ रहा है, ऐसा। बात समझ रहे हो? माइनर चेंजेस। ये मैं रिप्रेजेंटेशन दे रही हूँ आपको बात समझाने के लिए। या दूसरी ऑफस्प्रिंग देख लें तो यहाँ क्या होगा, माइनर चेंजेस। तो जो कहना क्या चाह रहे हैं हम लोग कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू द पेरेंट है। रीज़न क्या था, ये हमने बहुत सारी बातें डिस्कस करी थी रिप्रोडक्शन के टाइम में। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, माइटोसिस होती है क्रोमोसोम के डिवीजन के टाइम पे, मियोसिस नहीं होती। तो ये सारे रीजन हमने उस टाइम पे डिस्कस किए थे। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं। मतलब यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो वेरिएशन कैसी है, ऑलमोस्ट लेस या नेग्लिजिबल। ठीक है, आप कह सकते हैं वेरी लेस वेरिएशन। सही कह रही हूँ ना, है ना? लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वेरिएशन कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई वेरिएशन कैसी है, काफ़ी ज़्यादा, है ना? रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि एक तो 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व थे तो जीनोम हमारा 2 पेरेंट्स से अलग अलग से आ रहा था। और दूसरी बात क्या थी रीज़न, क्योंकि यहाँ पे जीनोम में जब हमारी गैमिट्स बन रहे थे तो कौन से डिवीजन से बन रहे थे, मियोसिस से बन रहे थे। तो मियोसिस में क्या कौन सी प्रोसेस होती थी, क्रॉसिंग ओवर। याद है ना ये सारी बातें? ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उस केस में वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहली बात तो उसमें तुमको यही लिखी है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ना के बराबर होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन हाई होते हैं। क्यों होते हैं ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात क्या है कि क्यों ऐसा होता है, भाई यहाँ तो वेरिएशन आने ही नहीं चाहिए थे, बिल्कुल ही नहीं आने चाहिए थे। यहाँ तो मियोसिस हो ही नहीं रही और पेरेंट भी एक है, तो हम वेरी लेस कर रहे हैं पर वेरिएशन तो आ रहा है। रीज़न क्यों 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 क्यों? क्योंकि नो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज 100% एक्यूरेट। ये वाली बात यहाँ सेट कर दो, नो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज 100% एक्यूरेट नहीं है। रीज़न क्यों है वो भी मैं समझाने वाली हूँ। समझ आई बात? तो वाई इज वेरिएशन सीन, चलो थोड़ा ही सही, वाई इज वेरिएशन सीन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज नो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज 100% एक्यूरेट। एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यों नहीं है एक्यूरेसी, क्यों नहीं है। अब सपोज कर लो, पहले तो आप इनका ही केस समझ लो। इनके केस में तो तुम्हें समझ में आता है कि भैया 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, मियोसिस हो रही है तो यहाँ पे एक्यूरेसी इसलिए नहीं है। पर यहाँ पे क्यों नहीं है एक्यूरेसी? ठीक है, तो वो वाली बात समझो। होता क्या है, सेल के अंदर है तुम्हारा डीएनए,
मैं आपको ले जाती हूँ कहाँ, मैं आपको ले जाती हूँ सेल के अंदर डीएनए। डीएनए होता है इस तरह से डबल स्ट्रैंड, 2 स्ट्रैंड ऐसे होते हैं। और डीएनए के ऊपर बच्चों क्या प्रेजेंट है, डीएनए के ऊपर प्रेजेंट है जीन्स। देखो थोड़ा सा इन डेप्थ घुस रही हूँ मैं, घुस इसलिए रही हूँ कि बस वो तुम्हारा जो पहला पैराग्राफ है उसके लिए, तो तुमको रटना ना पड़े चीज़ें, तुमको बात समझ आ जाए, क्लैरिटी आ जाए, इसलिए ठीक है। कोशिश करना समझने की तो समझ आ जाएगी बात, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्या कह रही हूँ, डीएनए के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, जीन्स, ठीक है। अभी जीन्स में क्या होता है कि कुछ बेसिस होते हैं, समझ लो अभी थोड़ा सा देख लो, इतना अंदर नहीं घुसना है, ये बेसिस होते हैं। जीन्स क्या है, एक तरह के बेसिस होते हैं, लाइक एसिड बेस, समझ रहे हो, तो इस तरह के कुछ बेसिस लगे होते हैं यहाँ पर। और ये बेसिस क्या होते हैं कि खास बात क्या होती है, अगर ए बेस है तो वो हमेशा टी बेस के साथ बाइंड होता है, और जी बेस है तो वो हमेशा किसके साथ बाइंड होता है, सी के साथ। ये भी ऐसे समझ लो साथ कि कुछ बेसिस होते होंगे, और अगर ए बेस होगा तो किसके साथ हमेशा लिंकअप होता होगा, टी के साथ, और अगर जी बेस होता होगा तो किसके साथ लिंकअप होता होगा, सी के साथ, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल देखो कि यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि बेस लगे हुए हैं, अब मैंने बेस का नाम बेस लगा दिया, ए टी टी ए जी, ऐसे मेरे जीन्स लगे हुए हैं। ये जो बेसेस हैं ऐसे मान लो कि यही समझो जीन्स है। अब अगर यहाँ पर ए लगा हुआ, मैंने क्या लगाया था, ए लगा हुआ है, तो ये किसके साथ लिंकअप हो रहा होगा बेटा, टी के साथ। टी है तो किसके साथ, ए के साथ। अगर ये टी है तो ए के साथ, फिर ये ए है तो ये टी के साथ, जी है तो ये सी के साथ। आई बात समझ में, इस तरह से आपका डीएनए बनता होगा। अब क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन, मतलब अगर रिप्रोडक्शन का मतलब, अभी मैं किसकी बात कर रही हूँ, ए सेक्शन। ए सेक्शन में एक सेल डिवाइड हो रही है, और किस में डिवाइड हो जा रही है, 2 सेल्स, है ना। तो सेल डिवाइड हो रही है तो क्या डिवाइड हो रहा होगा, जेनेटिक मटेरियल पे डिवाइड हो रहा होगा, जीनोम पे डिवाइड हो रहा होगा। तो जीनोम कैसे डिवाइड होता है, हेलो, शिविर रिकॉर्ड हो रही है ना, ध्यान रखना, बीच में बंद नहीं करना है। बंद हो गया क्या, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या होता है डीएनए में, जब सेल डिवाइड होती है तो एक प्रोसेस होती है डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से 2 डीएनए बनेंगे, तभी तो वो सेपरेट होंगे, याद है ना। एक क्रोमोसोम था, फिर वो क्रोमेटिड में डिवाइड हुआ था, तो ये हो रही है डीएनए रेप्लिकेशन। कैसे होती है, ये पुराना डीएनए, ठीक है, ये पुराना डीएनए, और क्या था हमारा सीक्वेंस, इधर वाला उठाओ जरा, क्या था, टी ए, फिर ए, फिर टी सी। ये मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है। यहाँ पे क्या था बच्चों, ए टी टी ए और जी, ये पुराने हैं। नए बनेंगे, देखो नए कैसे बन रहे होंगे, ये 1 से 2 बन जाते हैं, एक एक पुराना, एक एक नया, 1 से 2 डीएनए बन गए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, ट्राई करो, मैं दोबारा भी फिर बता दूँगी। अब देखो ये कैसे बन रहे होंगे, जो नया बन रहा बच्चों, टी के करस्पॉन्डिंग क्या आता होगा, ए के लिए टी, टी के लिए ए के लिए, और सी के लिए जी। रूल ये देख लो यहाँ से। इसी तरह से यहाँ पे क्या आ रहा होगा, टी ए टी सी, तो ये क्या बन गया, ये भी एक डीएनए बन गया, और ये क्या बन गया, ये भी एक डीएनए बन गया। तो एक पेरेंट डीएनए से 2 बन गए, फिर सेल डिवाइड होगी तो डीएनए डिवाइड हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि डीएनए ही डीएनए बनाता है, क्या बनाता है, डीएनए ही डीएनए बनाता है। और बेटा इस प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन आपके में आएगा ये वर्ड, शायद डीएनए डुप्लीकेशन लिखा होगा, एनसीईआरटी ने शायद डीएनए डुप्लीकेशन लिखा होगा, इसको देख लेना एक बार, रेप्लिकेशन लिखा है, डुप्लीकेशन एक ही बात है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डीएनए डुप्लीकेशन। अब देखो क्या हो रहा है, ये डीएनए बना रहा है, ये हमारा पेरेंटल डीएनए था जो हमारे पेरेंट सेल से आया था, ये हमारा नया डीएनए है जो बना रहे हैं हम रेप्लिकेशन के थ्रू। अब समझो ये ऐसे प्रोसेस चलना शुरू हो रही है, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ये प्रोसेस चलना शुरू हो रही है, और यहाँ पर ए आ गया, ए के करस्पॉन्डिंग कौन सा बेस आना चाहिए था बच्चों, टी आना चाहिए था, लेकिन नो बायोलॉजिकल प्रोसेस इज एक्टिवेटेड। क्या हो गया, गलती हो गई गलती, और गलती हो गई, और यहाँ पे सपोज कर लो तो टी की जगह ए आ गया, ठीक, सपोज कर लो। इस तरह की बहुत सारे तरह के चेंजेस हो सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये भी हो सकता है ये मिस हो गया हो, आया ही ना हो, यहाँ आगे लग गया हो,
ठीक है, ये भी हो सकता है। सो मैं दे रही हूँ कि यहाँ पर कुछ गलती हो गई और क्या आ गया बेटा, एक ही जगह एक ही आ गया। उसके बाद आगे चलो सही भी चल सकती है चेन, बहुत सारी तरह की चीज़ें होती हैं, उतना हम अंदर नहीं घुसते। तो मैं क्या बता रही हूँ कि जब डीएनए रेप्लिकेशन कर रहा है तो उस टाइम क्या हो जाती है, इनएक्यूरेसी हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन के ड्यूरिंग कुछ इनएक्यूरेसी हो जाती है, उससे जो हमारी नई कॉपी बन रही होती है वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती अपने पेरेंट के, नहीं बनती। और क्या जीन्स चेंज हो गए नई जनरेशन में, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बावजूद भी क्या आ सकते हैं, चेंजेस आ सकते हैं। और इन्हीं चेंजेस को हम क्या कह रहे हैं, वेरिएशन। बेटा इसका एक और टर्म होता है म्यूटेशन। कोविड के टाइम पर हम लोगों ने खूब सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो म्यूटेट हो गया, सुना होगा म्यूटेशन। सो व्हाट इज दिस म्यूटेशन, सुना था कोविड के टाइम पे। और वायरस बड़ा म्यूटेट हो रहा है, कभी ये वाली स्ट्रेन आती थी, ओमिक्रॉन आती थी, तो कभी डेल्टा आती थी, तो कभी बीटा आती थी, सुना था, अलग अलग वेरिएंट्स आते थे, इतना तो सुना ही होगा। कोरोना के टाइम पे आ रही थी ना, अलग अलग स्ट्रेन्स आ रही थी। ये स्ट्रेन्स कैसे अलग अलग हो गई, तो वो तो वायरस था, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता था, तो कैसे स्ट्रेन्स अलग अलग हो गई, क्योंकि वहाँ क्या होता रहता है, म्यूटेशन। वायरसेस में म्यूटेशन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। वायरस ज़्यादा खतरनाक बीमारी कर सकते हैं, ठीक है। सो म्यूटेशन, व्हाट इज म्यूटेशन, सडन चेंजेस, सडन चेंजेस, व्हाट इज दिस, सडन चेंज, अचानक से हो गया, प्रोबेबिलिटी है, पता नहीं होता हमें कब चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। सो म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन आर द सडन चेंज। वर्ड यूज करेंगे आगे, हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो सब म्यूटेशन वर्ड को यूज करके बात खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो म्यूटेशन क्या है, सडन इनहेरिटेबल। इनहेरिटेबल वो चेंजेस जो सडन हो गए और जो आगे भी चले गए, इनहेरिटेबल चेंजेस। सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आर नोन एज म्यूटेशंस। सो म्यूटेशंस होते रहते हैं और म्यूटेशन की वजह से क्या आ जाते हैं बच्चों, वेरिएशंस। सो वेरिएशन क्यों आते हैं, समझ में आ गया क्यों आते हैं, म्यूटेशन के कारण। लेकिन म्यूटेशन वर्ड शायद एनसीईआरटी ने यूज नहीं किया, तो म्यूटेशन की जगह वो क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि जब डीएनए डुप्लीकेशन होता है तो वहाँ पर कोई भी प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होती। वो आपको समझा नहीं रहा, मैंने आपको समझा भी दिया कि कैसे नहीं एक्यूरेट होती, ठीक है। सो कोई भी प्रोसेस 100% एक्यूरेट नहीं होती और इस वजह से क्या आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं विच लीड टू द वेरिएशन। हाँ सडन चेंजेस, देखो दो वर्ड यूज किए मैंने, सडन इनहेरिटेबल चेंजेस आ गए, ये चेंजेस आ गया, ठीक है। और ये चेंज फिर क्या हो जाए, आगे आने वाली संतानों में भी जाता चला जाए, तो उसको क्या बोलेंगे हम, म्यूटेशन। सडन इनहेरिटेबल, बहुत सारे कैंसर्स तुमने सुने होंगे, डीएनए में गड़बड़, कोई कारण नहीं है, उसका कॉज नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। वो फिर सारी टेस्टिंग होगी, फिर डॉक्टर कहेंगे नहीं भैया वो डीएनए में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम आ गई, कभी कभी ये जो म्यूटेशन होते हैं बेनिफिशियल हो जाते हैं, अभी मैं उस पर ही आने वाली हूँ, ठीक है। और कभी कभी ये म्यूटेशन क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, विच लीड टू द सीवियर डिसऑर्डर्स, ठीक है। जैसे मैं तुमको हाँ अपनी मतलब हमारी खुद की बॉडी में से कभी आपकी बॉडी देखो कीप ऑन डिवाइडिंग, योर सेल्स आर कीप ऑन डिवाइडिंग, हमेशा सेल डिवाइड हो रही, डिवाइड होते समय देखो यूजुअली ये जो म्यूटेशंस होते हैं नेग्लिजिबल होते हैं, ज़्यादातर इन म्यूटेशन से हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा होता मैक्सिमम टाइम, कुछ टाइम, लेकिन ये तो प्रोबेबिलिटी है, कुछ बेनिफिशियल म्यूटेशन भी हो सकते हैं और कुछ हार्मफुल भी हो सकते हैं। बेनिफिशियल हो गए तो बढ़िया है, देखा है बुद्धू फैमिली में एक इंटेलिजेंट सा बच्चा पैदा हो जाता है, बेनिफिशियल म्यूटेशन, ठीक है। और इंटेलिजेंट में एक सरदर्द भी पैदा हो जाता है, हार्मफुल म्यूटेशंस, ठीक है। ये तो मैं मजाक के लिए समझा रही हूँ, पर ऐसा होता है, पर ऐसा इंटेलिजेंस को वैसे हम लोग जेनेटिक कैरेक्टर में काउंट नहीं करते, ठीक है। सो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस भी जीन्स में फ्लो करती है, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। ऐसे किताबों में लगा हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इंटेलिजेंस इज़ नॉट
जेनेटिक ट्रेट, बुक्स में नहीं मेंशन है, बट ये ऐसी मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा देखने को मिलता है। देखा है तुम लोगों ने, देखा है ना कि देखोगे तो यूजुअली अगर आप देखोगे ना तो इंटेलिजेंस भी इनहेरिट होती दिखाई देगी। हालांकि उसका दूसरा कारण भी हो सकता है। देखो ट्रेड्स भी जो है ना वो दो तरह के होते हैं, ट्रेड्स भी दो तरह, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी बताऊंगी इस चैप्टर में तुम लोगों को। ट्रेड्स भी दो तरह के हैं, जेनेटिक और एक्वायर्ड। क्या कह रहे हैं हम? जेनेटिक मतलब जो आपको जीन्स में मिले, विच कैन बी चेंज, उसको तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, वो तो मिल गए आपको आपके पेरेंट्स से। दूसरे कैसे हैं? एक्वायर्ड, जो आपने एक्वायर किए। सो इंटेलिजेंस को हम कहाँ डालते हैं? एक्वायर्ड कैरेक्टर्स में डालते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है कि जो इंटेलिजेंट बैकग्राउंड फैमिली से आ रहे हैं उनका एटमॉस्फेयर ही ऐसा बना हुआ है कि वो एक्वायर ही वही कर लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि जो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट फैमिली के साइंटिस्ट होगा तो उनके बच्चे आप देखोगे वो बहुत पढ़ने वाले, क्यों? क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर ऐसा है, उन्होंने वही एक्वायर कर लिया है ना। अब अगर किसी फैमिली में हमेशा आप देखोगे सिंगर्स होते हैं, देखा है शंकर महादेवन का लड़का वो बीटेक करके फिर वो सिंगर ही बन गया, तो आपने देखा है कि क्यों सिंगर के बच्चे सिंगर ही हो रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो एक्वायर कर रहे हैं, जीन्स में नहीं है सिंगिंग, एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ अभी हम बात कर लेते हैं सडन म्यूटेशंस मैक्सिमम टाइम अनअफेक्टिव होते हैं। क्या कह रही हूँ? उनका कोई इफेक्ट नहीं है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वो इतने माइनर चेंजेस होते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉट जीन्स विच आई एम शोइंग, वही मैं कह रही थी, इस लेवल पे मैं आपको बहुत अंदर घुस के नहीं समझा सकती, पूरा ही ऊपर से उड़ जाएगा। इसलिए तो जीन्स एकदम से ऐसे भी नहीं है जैसा इसमें दिख रहा है, ठीक है। ये एक बहुत रफ आइडिया दिया है मैंने आपको बात को समझाने का, ठीक है। तो ज़्यादातर टाइम इतना जो चेंज होता है उससे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पर कभी कभार पड़ भी जाता है। अब हम बात करते हैं कि वेरिएशन बेनिफिशियल है या हार्मफुल, अगला टॉपिक है। तो यहाँ तक समझ में आई ये चीज़ें, नोट कर लेना, भले ही ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है पर इससे तुम्हारे 4-5 क्वेश्चन निकल आएंगे जो वो घुमा के पूछेगा। इस चैप्टर से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हुए बहुत कम दिखेंगे, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे घूम के, और स्कूल वाले जो पेपर बनाएंगे वो तुमको पागल कर देंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना। हो गया? लिखने में चोरी ना करें, लिख रहे? जल्दी करो बेटा नोट फटाफट से। तो क्या लगता है ये वेरिएशंस जो आ रहे हैं बेनिफिशियल है या हार्मफुल है? चलो बताओ, समटाइम्स बेनिफिशियल कैसे, हार्मफुल तो है, चलो डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं, है ना, हार्मफुल वाला तो केस बड़ा क्लियर है। बेनिफिशियल कैसे है? हम क्रिएटिविटी ला सकते हैं। अच्छा, और प्रकार जैसे अभी टेम्परेचर मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हो रहा है, वेरिएशन से हम अडैप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। चलो देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वेरिएशन। मैंने बताया सर पता नहीं है। बच्चों ये तो मैंने जो रीज़न बताया था सडन इनहेरिटेबल चेंज वाला ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बताया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ये तो होगा ही होगा, म्यूटेशंस तो हो ही सकते हैं, साथ में 2 पेरेंट और साथ में क्रॉसिंग ओवर, तो हाई प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो 3 रीजंस मिल गए आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलो वेरिएशन के इफेक्ट देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। तो बेटा ये प्रोबेबिलिटी है कि हमारी वेरिएशन कैसे हुई है, दोनों तरह के इफेक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। नेगेटिव इफेक्ट में हम पहले बात कर लेते हैं क्योंकि समझना बहुत आसान है कि नेगेटिव इफेक्ट में कोई म्यूटेशन ऐसा हो गया जिससे हमारी बॉडी का सिस्टम गड़बड़ हो गया
और क्या हो सकती है उस केस में, डिसऑर्डर्स हो सकती है, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, इट मे लीड टू सेवरल डिसऑर्डर्स। एग्जाम्पल चाहिए तो लिख लो, कलर ब्लाइंडनेस लिख लो, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस लिख लो, और भी बहुत सारी दुनिया, सिस्टेमिक फाइब्रोइड, डाउन सिंड्रोम भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो भी लिख सकते हो, डाउन सिंड्रोम लिख सकते हो। एक तो कुछ जो कॉमन है जो आपने सुनी हुई है उस टाइप के कुछ भी, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट पे बात करते हैं, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी में फोकस, हमारे एनसीईआरटी में नेगेटिव इफेक्ट की तरफ अभी वो नहीं गया है, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, एनसीईआरटी इस तरफ होता है, ठीक है। चलो देखते हैं इधर, पीछे बातें की पॉजिटिव इफेक्ट क्या है। अब सपोज कर लो ये पॉपुलेशन है, इस जियोग्राफिकल एरिया की एक पॉपुलेशन है, किसी एक जियोग्राफिकल एरिया में हम एक पॉपुलेशन काउंट करते हैं, ठीक, और ये बैक्टीरिया की पॉपुलेशन है। मैं बैक्टीरिया का एग्जांपल ले रही हूँ क्योंकि एनसीईआरटी ने बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है, बाकी ये किसी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो सकता है। क्या कह रही हूँ मैं, चलो इंसानों से ही समझ लो, अभी आप फिर बैक्टीरिया से समझिए, ठीक। ये एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है और यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, पॉपुलेशन धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ठीक। अभी ये पॉपुलेशन जो है वो टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, एक एग्जांपल दे रही हूँ, 40 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। अब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ता चला गया और 40 से बढ़ के कहाँ पहुँच गया, 45 से क्रॉस कर गया, 45 क्रॉस कर गया और कितना पहुँच गया, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया। इतने हाई टेम्परेचर पर क्योंकि ये इस टेम्परेचर के लिए नहीं बने, तो क्या होगा, ये पॉपुलेशन मरने लगेगी और एक टाइम ये आएगा कि जिस भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन थी वो स्पीशीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी। अब सपोज कर लो कि इस पॉपुलेशन में से ये एक पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन समझते हो, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सो इस पॉपुलेशन में से सपोज कर लो कि इसने और इसने म्यूटेशन कर लिया, क्या कर लिया था, इसने और इसने म्यूटेशन कर लिया था। अब क्या हुआ, टेम्परेचर 40 की जगह कैसे हो गया, 45 से क्रॉस हो गया। अब क्या हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, धीरे धीरे ये स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इनके में ऐसा म्यूटेशन हुआ था कि ये म्यूटेशन इस तरह का हुआ कि इस एनवायरनमेंट के हजार्डस इफेक्ट को क्या कर सकता है, डील कर सकता है, सहन कर सकता है, विथस्टैंड कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट, क्या हुआ, इतने तो मर गए लेकिन ये बच गए। अब क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, ये डिवाइड होने लगेंगे, फिर ये 2 डिवाइड होंगे। मेरी बात समझ में आई, क्या हुआ, इनकी स्पीशीज बनी रही ना। अगर एक पॉपुलेशन में वेरिएशन आते ही नहीं तो क्या होता, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती। सुनी है ना एक्सटिंक्शन, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ के आए हो, है ना। सो एनवायरनमेंट के इफेक्ट को क्या कर सके, विथस्टैंड, क्योंकि एनवायरनमेंट तो कंटिन्यूस चेंज होता रहा है और होता रहेगा। इवोल्यूशन अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हो, कभी आपने छोटी क्लासेस में थोड़ा सा भी इवोल्यूशन पढ़ा हो तो आपको याद होगा, पहले हमारी धरती एक आग का गोला थी, है ना, ऐसे करते थे ना, पढ़ा था ना कि धरती पहले आग का गोला थी, फिर वो हाइड्रोजन गैस, मीथेन गैस थी, फिर मीथेन गैस जब बारिश हुई तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ तो मीथेन गैस, मीथेन क्या होती है, CH4, वो टूटी तो उससे क्या बना, हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन बनी, फिर हाइड्रोजन एटम मिले तो हाइड्रोजन गैस बनी, फिर क्या हुआ, फिर ऑक्सीजन गैस बनी, फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिली तो क्या बना, पानी बना तो फिर पानी बरसा तो धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होना शुरू हुआ। यही पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो मैं बताती हूँ, ये है इवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ से इवोल्यूशन हमारा स्टार्ट होता है जब धरती बनी। सो टेम्परेचर तो हमेशा से चेंज होता रहा, अभी भी चेंज हो रहा है, अब उल्टा फिर हो रहा है, टेम्परेचर फिर बढ़ रहा है। सो ये एग्जाम्पल आपके में दिया है बैक्टीरियल पॉपुलेशन का, ये एग्जाम्पल आपके में दिया हुआ है पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ वेरिएशन का। ये पॉपुलेशन किसकी ली है एनसीईआरटी ने, बैक्टीरिया की। तो वो कह रहा है कि वेरिएशन के क्या फ़ायदे हैं, वेरिएशन होना क्यों ज़रूरी है। वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं होता तो क्या होता, किसी स्पीशीज़ के सर्वाइवल पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाता।
और वो बता रहे हैं आपको कि जैसे कि बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है वो इन टेम्परेचर के बाद सर्वाइव नहीं कर सकती, लेकिन बैक्टीरिया अगर क्या नहीं कर रहे होते, म्यूटेशन नहीं कर रहे होते या वेरिएशन नहीं आ रही होती, तो उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के सारी पॉपुलेशन क्या हो जाती, ख़त्म हो जाती। ठीक है, सो टेम्परेचर को विथस्टैंड करने के लिए वेरिएशन ज़रूरी था। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बेटा ये ऐसे एग्जाम्पल इवोल्यूशन की हिस्ट्री में आपको 100 मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ आ गई बात। सो वेरिएशन आर नेसेसरी। एनी डाउट टिल नाउ? इसमें वर्ड्स में कैसे लिखे? किसको कि वाई वेरिएशंस आर रिक्वायर्ड? पॉजिटिव इफेक्ट। हाँ, पॉजिटिव इफेक्ट का तो तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि वेरिएशन क्यों ज़रूरी है, तो आप बताओगे कि वेरिएशन ज़रूरी है क्योंकि अगर वेरिएशन होती है तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में से पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से कोई स्पीशीज़ होती है जो कि एडवर्स कंडीशन को विदस्टैंड कर सके। फॉर एग्जाम्पल द बैक्टीरियल स्पीशीज़ कैन विदस्टैंड द हायर टेम्परेचर। ठीक है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी। समझ में आगे सबको? एनसीईआरटी देखिए ना बच्चे, आज हमने पता है क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ा है बस। ठीक है, इतना सा लिखा है। ठीक, सो पहला क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, इसके क्वेश्चन भी टेढ़े रहेंगे और कराऊंगी आपको। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो एक काम करो, ये पैराग्राफ पढ़ लो एक बार। पहले तो एक बार ये पैराग्राफ पढ़ लो, फिर मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ये वाले। पहले पैराग्राफ पढ़ो उनसा ही। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। अगर मान लो किसी के पेरेंट को ब्लाइंडनेस या फिर डेथ होगा तो फिर उसके ऑफस्प्रिंग में भी वो दिखता है जेनेटिक ब्लाइंडनेस या यूजुअली ये सारी तरह की चीज़ें जेनेटिक नहीं है। डायबिटीज़ जेनेटिक है, ठीक है, अस्थमा जेनेटिक है जो भी पाया जाता है। कैंसर, ठीक है, कैंसर यूजुअली इट इज़ नॉट जेनेटिक, डीएनए मीडिएटेड होता है। और अगर डीएनए में चेंज आने से हो भी गया, सपोज करो मैं समझा रही हूँ, सपोज कर लो किसी बंदे में डीएनए के चेंज की वजह से कैंसर हुआ है, तो वो म्यूटेशन नहीं है। म्यूटेशन क्या था, जब वो इनहेरिटेबल भी हो जाए तब उसको म्यूटेशन बोलते हैं। सडन चेंज तो है पर इनहेरिटेबल नहीं है, तो दैट इज नॉट जेनेटिक। हाँ, मतलब अगर किसी को जैसे फैमिली लाइन में कैंसर होगा तो मतलब आगे चांसेस हैं कि आगे फ्यूचर में उसको कैंसर कोई लेना देना जेनेटिक नहीं। अगर फैमिली लाइन में किसी को डायबिटीज़ है तो उसको सतर्क रहना चाहिए, जेनेटिक है, क्योंकि वो जेनेटिक का मतलब समझ गए जो इनहेरिटेड है। सिर्फ डीएनए में प्रॉब्लम आ गई तो भी मेरे को खतरा है, अगर वो प्रॉब्लम आ गई और वो इनहेरिटेबल हो गई तो फिर मेरे आगे वाले सबको खतरा है। ठीक है ना? What is the meaning of verizon? राइजन, ARISE. अराइजन मतलब पैदा होते हैं जो कैरेक्टर्स जनरेट होते हैं, अराइज होते हैं। हाँ बोलो। चलो तो ये पैराग्राफ पढ़ो फटाफट से, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगी। सिंसियर नोट पे पैराग्राफ पढ़ना पूरा एकदम से पहुँच जाना अनन्या बातें नहीं। अरे पढ़ लिया? वीडियो बंद कर दो, वीडियो बंद।